हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में सभी का स्वागत है। हम 12th क्लास के लेसन नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण की शुरुआत करेंगे आज। तो देखिएगा, पादपों में खनिज पोषण अर्थात पादप स्वयं के लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, ये आवश्यक पोषक पदार्थ मृदा में उपस्थित जो खनिज तत्व हैं, इन खनिज तत्वों से प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनिज पोषण। क्या कहा जाता है? खनिज पोषण। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं खनिज पोषण की। खनिज पोषण की यदि परिभाषा देखें तो हो जाएगी पादप स्वयं के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ मृदा विज्ञान में उपस्थित खनिज तत्वों से प्राप्त करते हैं। दूसरे खनिज पोषण कहते हैं। तो देखिएगा, खनिज पोषण की डेफिनेशन हो जाएगी पादप स्वयं के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ मृदा विलयन में उपस्थित खनिज तत्वों से प्राप्त करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? खनिज पोषण कहा जाता है। अब देखिएगा कि मृदा में कौन कौन से खनिज तत्व हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पादपों में अनिवार्य खनिज तत्वों के अध्ययन की विधियां देखो ना, नेक्स्ट है पादपों में अनिवार्य खनिज तत्वों के अध्ययन की विधियां। अर्थात पादपों के लिए मृदा में उपस्थित कौन कौन से ऐसे खनिज तत्व हैं जो आवश्यक होते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं? पादपों के लिए अनिवार्य होते हैं। तो उनके अध्ययन की क्या क्या विधियां हैं, हम किस प्रकार ये डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं कि कौन कौन से खनिज जो है पादपों के लिए आवश्यक होते हैं या अनिवार्य होते हैं। तो इसके अध्ययन की कुछ विधियां हैं। जैसे पहला है पादप वाष्म विश्लेषण। सेकेंड, बालू संवर्धन। और थर्ड है
जल संवर्धन, ये इसे कह सकते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स। तो ये तीन विधियां हैं जिनके द्वारा हम पादपों में अनिवार्य खनिज तत्वों के अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से खनिज तत्व पादपों के लिए अनिवार्य। फर्स्ट देखिएगा पादप वाष्प विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शुष्क भाग। क्या शुष्क भाग? देखो बेटा, शुष्क भाग क्या होता है कि कोई भी ताजा पादप है या उसका कोई भी ताजा पादप का भाग है, तो ताजा पादप अथवा उसके भागों को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें से जो जल है वो वाष्प के रूप में अलग हो जाता है, और वाष्प के रूप में अलग होने के फलस्वरूप जो बचा हुआ शेष भाग है वो कहलाता है पादप का शुष्क भाग। तो देखो, ताजा पादप अथवा पादप भाग, इनको जब 100 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें से उपस्थित जल वाष्प के रूप में अलग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बचा हुआ जो भाग है वो कहलाता है पादप का शुष्क भाग। इस पादप के शुष्क भाग में उपस्थित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, कोशिका द्रव्य पदार्थ, कोशिका द्रव्य पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, इत्यादि। देखिएगा, हम बात कर रहे थे शुष्क भाग की, तो कोई भी ताजा पादप अथवा उसका कोई भी भाग है, उस ताजा पादप या पादप भागों को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, तथा बचा हुआ जो शेष भाग है वो कहलाता है पादप का शुष्क भाग। और इस शुष्क भाग के अंतर्गत कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड्स, लिग्निन तथा अन्य जो कोशिका द्रव्य पदार्थ है वो इस शुष्क भाग में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य पदार्थ जैसे कि हम कह सकते हैं अमीनो एसिड है, वसा है, प्रोटीन्स है, ऑर्गेनिक एसिड अर्थात कार्बनिक अम्ल इत्यादि, ये सभी किसमें पादप के शुष्क भाग में उपस्थित होते हैं। जब इस पादप के शुष्क भाग को लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे CO2, CH4, H2S, H2, NH3 इत्यादि
वाष्पशील होकर बाहर निकल जाते हैं तथा जो बचा हुआ भाग है वो क्या रहता है, पादप भस्म। या राख। देखो जब पादप के शुष्क भाग को लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित जो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ है जैसे कि CO2 है, CH4 है, H2S है और जो हाइड्रोजन है, अमोनिया है इत्यादि जो पदार्थ है वो वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील पदार्थ उसमें से बाहर निकल जाते हैं तथा जो अवाष्पशील अकार्बनिक पदार्थ है ये अवाष्पशील अकार्बनिक पदार्थ इस पादप भस्म में या कि जो शेष रहते हैं और उन्हीं पदार्थों को कहा जाता है पादप भस्म या पादप राख। इस पादप भस्म या पादप राख में कुल 60 प्रकार के कितने 60 खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। तो जब शुष्क भाग को 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो पादप भस्म में पादप राख प्राप्त होती है और उस पादप राख के पादप भस्म में कुल 60 खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन 60 खनिज तत्वों में से केवल 17 खनिज तत्व कितने 17 खनिज तत्व कैसे होते हैं, अनिवार्य। कैसे होते हैं, अनिवार्य। लेकिन इस पादप भस्म विश्लेषण के द्वारा हम जो पादपों के लिए किन किन खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है उनका ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इस पादप भस्म के अंतर्गत सभी प्रकार के जो खनिज तत्व हैं वो उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए खनिज तत्वों के जो अध्ययन है अनिवार्य खनिज तत्वों के अध्ययन की विधियों में सामान्य जो पादप भस्म विश्लेषण है इस विधि के द्वारा हम पादपों के लिए जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं इनकी महत्ता अर्थात इनकी भूमिका का ठीक प्रकार आकलन नहीं कर सकते। इसलिए सामान्यतया यह विधि जो खनिज तत्वों के अध्ययन के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से खनिज तत्व हैं जो अनिवार्य हैं। देखिएगा बेटा हम देखते हैं अनिवार्य खनिज तत्व। अब देखो बात आती है कि अनिवार्य खनिज तत्व कहेंगे किसे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे खनिज तत्व जो पादप की वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं वे कहलाते हैं अनिवार्य खनिज तत्व। हम कह सकते हैं कि ये खनिज तत्व पादप की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम परिभाषा के तौर पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऐसे खनिज पोषक तत्व जो पादप है उस पादप की वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करते हैं अनिवार्य खनिज तत्व कहलाते हैं। अर्थात
ये जो खनिज तत्व हैं इनकी यदि मात्रा कम हो जाए भूमि में तो उसके जो लक्षण हैं, कमी के लक्षण वो पादप पर दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब वो खनिज तत्व क्या होगा, पादपों के लिए अनिवार्य होगा। अब देखिएगा, अभी हमने कहा कि पादप वस्तु में कुल 60 खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन 60 खनिज तत्वों में से 17 खनिज तत्व अनिवार्य या आवश्यक खनिज तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो ये 17 अनिवार्य खनिज तत्वों को कुछ आधारों पे या कुछ बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है, अर्थात इन्हें विभाजित किया गया है। तो हम इनका यदि विभाजन देखें तो पहला है आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर, अर्थात पादप के लिए उन खनिज तत्वों की क्या आवश्यकता है, कितनी मात्रा में उनकी जरूरत पड़ेगी, उस आधार पर इन खनिज तत्वों के कुछ प्रकार बताए गए हैं। जैसे पहला है बृहद मात्रिक खनिज तत्व। देखो, ऐसे अनिवार्य खनिज तत्व जिनके 1 ग्राम शुष्क भार में 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता में उपस्थित। देखो, हम कह सकते हैं बेटा कि बृहदात्मक खनिज तत्व ऐसे अनिवार्य खनिज तत्व जिनके 1 ग्राम शुष्क भार में, यानी पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता में उपस्थित होते हैं। ऐसे खनिज तत्व या ऐसे अनिवार्य खनिज तत्व जो पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता में उपस्थित होते हैं, वो कहलाते हैं बृहद मात्रिक खनिज तत्व। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकी कुल संख्या है 9। जो बृहद मात्रिक खनिज तत्व है इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 9। कौन कौन से? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। तो इनकी टोटल संख्या हो गई 9। अर्थात कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये कुल 9 जो खनिज तत्व हैं वो बृहद मात्रिक खनिज तत्व कहलाते हैं। इसमें कुछ खनिज तत्व प्राथमिक बृहद मात्रिक खनिज तत्व कहलाते हैं।
जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये है प्राथमिक बृहद मात्रिक खनिज तत्व जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। कुछ द्वितीयक बृहद मात्रिक खनिज तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर क्या कहते हैं। द्वितीय बृहद मात्रिक खनिज तत्वों में मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर को सम्मिलित किया गया है। सेकंड देखो, सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व। तो सूक्ष्म मात्रा में खनिज तत्वों में हम कह सकते हैं कि ऐसे खनिज तत्व हैं जो पादप के 1 ग्राम शुष्क भाग में 1 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता में उपस्थित होते हैं। तो यहां पर हम डेफिनेशन के तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे अनिवार्य खनिज तत्व जो पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में, कितने में 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता में, सॉरी 1 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता से कम मात्रा में उपस्थित है। तो यहां देखो, बृहद मात्रिक खनिज तत्व 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम सांद्रता प्रति लीटर सांद्रता में उपस्थित है। अर्थात ये जो शुष्क भार है उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म मात्रा के खनिज तत्व हैं ये 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। अर्थात ये बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसके सूक्ष्म भाग में, इसलिए इन्हें सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व या ट्रेस एलिमेंट अर्थात ट्रेस खनिज तत्व भी कहा जाता है। तो इन्हें सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व या ट्रेस खनिज तत्व भी कहा जाता है। और इनकी जो कुल संख्या है वो 8 होती है। कुल संख्या कितनी होती है इनकी? 8। अब कौन कौन से इसमें देखो, बोरॉन, क्लोरीन, ये कुल 8 खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो देखिएगा, जो सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व है इनकी कुल संख्या है 8। क्या क्या इनमें? बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकेल, जिंक और आयरन अर्थात Fe। इस प्रकार ये कुल 8 जो खनिज तत्व है वो सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जिसकी पादप के लिए कम आवश्यकता होती है। इसलिए अनिवार्य तो होते हैं, लेकिन ये पादप के शुष्क भार में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये कुल 17 खनिज तत्व है, 9 तो बृहद मात्रिक और 8 सूक्ष्म मात्रिक। ये कुल 17 खनिज तत्व कहलाते हैं अनिवार्य खनिज तत्व। अब देखो बच्चे, जो कुल 17 अनिवार्य खनिज तत्व हैं इनमें 3 खनिज जो हैं, 3 खनिज पदार्थ वो
तत्वों की श्रेणी में आते हैं। खनिज तत्वों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टोटल जो 17 अनिवार्य हैं, इनमें से कुल 3 जो खनिज पदार्थ है वो अखनिज तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सम्मिलित किए जाते हैं। पहले जो कुछ वैज्ञानिक हैं इन अखनिज तत्वों की कुल संख्या 4 बताते थे, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो नाइट्रोजन थे, इस नाइट्रोजन को भी अखनिज तत्वों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि जो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये वायुमंडल में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अखनिज तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। परंतु नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पर, तो जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में पाई जाती है और सर्वाधिक मात्रा में लगभग 78% होती है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो मुक्त रूप में उपस्थित होती है, लेकिन जो पादप है इस मुक्त नाइट्रोजन का सीधे ही उपयोग नहीं करते, अपितु इस नाइट्रोजन को ये पादप कहाँ से? मृदा विलयन से, अर्थात मृदा से ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसीलिए जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को अब खनिज तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, इन्हें अखनिज तत्व नहीं माना जाता है। तो हम देखेंगे कि खनिज तत्वों की बात करें तो कुल खनिज तत्व, तो खनिज तत्व हो जाएंगे खनिज तत्व बराबर है अनिवार्य तत्व माइनस अखनिज तत्व। देखो अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी बताई हमने? 17। अखनिज तत्वों की संख्या कितनी बताई बेटा? 3। तो 17 में से 3 गए तो कितने आए? 14, अर्थात 14। तो कुल 14 का हो गए खनिज तत्व और 3 हो गए अखनिज तत्व, तो टोटल 17 ये कहलाएंगे अनिवार्य खनिज तत्व। अब देखो नेक्स्ट मतलब दूसरी विधि थी अपने पास, सेकंड विधि बालू संवर्धन। बालू संवर्धन, बालू संवर्धन को सैंड कल्चर भी कह देते हैं। तो देखिएगा यदि हम डेफिनेशन देखें तो पादपों को शुद्ध बालू में उगाया जाता है तथा विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का उपयोग किया जाता है। जिसे
देखो डेफिनेशन हो जाएगी सेंटिकल्चर बालू संवर्धन की कि पादपों को शुद्ध बालू में उगाया जाता है तथा विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिसे बालू संवर्धन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पादप है उन पादपों को शुद्ध बालू में, जिसमें किसी प्रकार के खनिज तत्व उपस्थित नहीं होते हैं, उस शुद्ध बालू में पादपों को उगाया जाता है तथा उन्हें जो खनिज पदार्थ दिए जाते हैं वो किस रूप में दिए जाते हैं बेटा? विलयन के रूप में। किस रूप में दिए जाते हैं? विलयन के रूप में। और उस विलयन में भी शुद्ध खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। तो हम जिस खनिज तत्व का अध्ययन करते हैं पादप पर कि इसकी कमी के क्या इफेक्ट होंगे, उस खनिज तत्व की उस विलयन में हमें कमी कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकता है उसका पादप में क्या क्या इफेक्ट होगा, तो उनका अध्ययन हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखो जो बालू संवर्धन है, इस बालू संवर्धन को किस प्रकार किया जाता है, तो देखिएगा हम सबसे पहले बालू या जो रेत है, इस बालू या रेत को HCl से धोकर निजर्मीकृत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको निजर्मीकृत कर लेते हैं। अर्थात जब बालू या रेत को HCl से धोया जाता है तो जो बालू या रेत है वो खनिज तत्वों रहित हो जाती है। खनिज तत्वों रहित बालू, इस खनिज तत्वों रहित बालू में पादपों को उगाया जाता है। वह विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का उपयोग किया जाता है। देखो किस प्रकार हम सेंटिकल्चर या बालू संवर्धन कराते हैं। तो बालू संवर्धन के लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले बेटा रेत या बालू लेंगे, ठीक है। ऐसे बालू या रेत में पहले से उपस्थित जो खनिज तत्व हैं उनको हम रिमूव करेंगे, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से खनिज तत्व जो उस बालू या रेत है उसमें उपस्थित थे और कौन से नहीं थे, तो कौन से खनिज तत्व की कमी थी, कौन से नहीं थी, तो अनिवार्य कौन सा हुआ नहीं हुआ वो हमें पता नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे पहला टारगेट यही है कि जो बालू या रेत है उसको शुद्ध करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस बालू या रेत को HCl से धोकर उसका स्टरलाइजेशन कर लेते हैं, निजर्मीकरण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप जो बालू या मृदा है वो खनिज तत्वों रहित हो जाती है। इसके पश्चात इन खनिज तत्वों रहित जो बालू है उसमें पादपों को उगाया जाता है और उगाने के पश्चात जो विलयन है उस विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर खनिज तत्व की उस पादप के लिए उपयोगिता का अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिएगा कि जो बालू संवर्धन है, इस बालू संवर्धन की जगह वर्तमान में पादपों को उगाने के लिए वर्मीकुलाइट यह इसे कहते हैं कृत्रिम मृदा। इस कृत्रिम मृदा का उपयोग पादपों को उगाने में वर्तमान समय में किया जाता है, क्योंकि बालू संवर्धन में कई कठिनाइयां आती हैं, जिसके फलस्वरूप जो बालू संवर्धन है, बालू संवर्धन के स्थान पर वर्तमान में वर्मीकुलाइट संवर्धन, वर्मीकुलाइट संवर्धन या इसे कहते हैं
वर्मिकुलोपोनिक्स। तो वर्तमान में वर्मिकुलाइट संवर्धन या कृत्रिम मृदा का उपयोग किसके लिए? पादप संवर्धन के लिए किया जाता है। तो डेफिनेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब पादपों को, ध्यान से सुनना बेटा, कि जब पादपों को वर्मिकुलाइट या कृत्रिम मृदा पर उगाया जाता है तथा विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का उपयोग किया जाता है, तो यह प्रक्रिया वर्मिकुलाइट संवर्धन या वर्मिकुलोपोनिक्स कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस वर्मिकुलाइट या कृत्रिम मृदा पर पादपों को उगाना एवं विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का उपयोग क्या कहलाता है? वर्मिकुलाइट संवर्धन या वर्मिकुलोपोनिक्स कहलाता है। तो वर्तमान में जो वर्मिकुलाइट है इसका अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि बेटा जो वर्मिकुलाइट या जो कृत्रिम मृदा है यह पृथ्वी में जो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो वर्मिकुलाइट है यह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। कैसा होता है? रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, अर्थात क्रियाशील नहीं होता है। इसकी जो ऊष्मा रोधी क्षमता है वो अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इसकी जो जल अवशोषण क्षमता है यह जल अवशोषण क्षमता भी अधिक होती है। किसकी तुलना में? बालू की तुलना में या मिट्टी की तुलना में जो कृत्रिम मृदा है वर्मिकुलाइट, इसकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है। इसके अतिरिक्त जो वर्मिकुलाइट है इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, अर्थात एक ही जो कृत्रिम मृदा या वर्मिकुलाइट है उसमें एक से अधिक बार हम पादपों को उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी कृत्रिम मृदा या वर्मिकुलाइट की, जिसके कारण इसका उपयोग वर्तमान में अधिक किया जाता है। अध्ययन की बेटा तीसरी विधि है देखो अनिवार्य तत्वों के अध्ययन की तीसरी विधि हमने बताई थी जल संवर्धन। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। देखो जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स, इसमें पादपों को मृदा में नहीं उगाया जाता, अपितु किसमें मिलाया जाता है? जल में। ठीक है, तो पादपों को डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं हम, पादपों को शुद्ध जल में उगाया जाता है तथा विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का
उपयोग किया जाता है। जिसे जल संवर्धन कहते हैं। देखो हाइड्रोपोनिक्स से जल संवर्धन हो जाएगा कि पादपों को किसमें उगाया जाता है? शुद्ध जल में उगाया जाता है तथा विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जो पादप है, पादपों को मृदा में न उगाकर किसमें उगाते हैं? शुद्ध जल में उगाया जाता है। उस शुद्ध जल में जो विलयन डालते हैं हम, तो किसका? शुद्ध खनिज तत्वों का। अर्थात हमें जिस खनिज तत्व की आवश्यकता का अध्ययन करना होता है उस खनिज तत्व को उस विलयन में या तो अनुपस्थित रखा जाता है अथवा उसकी कम मात्रा डाली जाती है, जिसके फलस्वरूप जो पादप है उस पादप में उस पर्टिकुलर जो खनिज तत्व है उसकी कमी के क्या क्या लक्षण उत्पन्न हुए, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसकी उपयोगिता का अध्ययन हमें इस हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि जब विलयन के रूप में शुद्ध खनिज तत्वों का उपयोग करते हैं तो हम जिस खनिज तत्व की उस विलयन में कमी करते हैं, ठीक है, तो उस खनिज तत्व की कमी के क्या क्या लक्षण पादप पर दिखाई देते हैं। यदि वह खनिज तत्व जिसकी हमने विलयन में कमी रखी है, यदि वह पादप की वृद्धि व विकास को प्रभावित करता है तो हम कह देते हैं कि जो वह खनिज तत्व पादप के लिए अनिवार्य खनिज तत्व होगा। यदि वह पादप की वृद्धि विकास को प्रभावित नहीं करता है तो हम कह देंगे कि वह अनिवार्य खनिज तत्व नहीं होगा। तो इस जल संवर्धन के द्वारा हम पादपों के लिए जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं उनकी भूमिका क्या क्या रहती है तो उसका हम पता लगा सकते हैं। तो ये थे पादपों में जो खनिज तत्व हैं या खनिज पोषण है उसके अध्ययन की विभिन्न विधियां। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।